डियर फ्रेंड, ये कहानी है इमोशंस की, दुख और दर्द की। इस कहानी में ताकत के बलबूते पर किए गए जुल्म की इंतहा को दिखाया गया है। ये एक सच्ची कहानी है जिसे सुनने के बाद आप जरूर रो देंगे। मूवी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम यू सुंग है एक केस के सिलसिले में एक इंस्पेक्टर से मिलती है। दरअसल ये लड़की एक वकील है। इंस्पेक्टर उसे एक फाइल देता है। अब हम देखते हैं कि यू सुंग कोर्ट में है, जो कि एक बहुत पुराना केस लड़ने आई हुई है। उसका ऑपोजिट वकील जज से कहता है कि ये एक ऐसा केस है जिसकी बहुत पहले हियरिंग हो चुकी है और इस केस के मुजरिम को सजा सुनाई जा चुकी है। ये केस एक ली नामी आदमी का होता है। उस पर इल्जाम था कि उसने एक छोटी बच्ची को मॉलेस्ट किया और उसे मार दिया। वकील कहता है कि इस केस में सब कुछ पहले से साबित हो चुका है और जज ने फैसला भी सुना दिया था। मगर यू सुंग कहती है कि प्रोसिक्यूटर ने अभी जो कहा वो सब पुराने सबूतों को देखकर कहा। उन्हें दोबारा इस केस को गौर करना चाहिए। प्रोसिक्यूटर कहता है कि क्या तुम उस टाइम पर वहां थी? यू सुंग कहती है हाँ, मैं पूरे केस के दौरान वहां थी और अब मैं जो कहूंगी वो सब सच कहूंगी। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एक 6 साल की बच्ची को अपने मेंटली इल फादर के साथ बाजार में देखते हैं। वहाँ उसे एक बैग पसंद आ जाता है। ली उसे कहता है कि उसकी सैलरी आने वाली है, वो उसे ये बैग खरीद देगा। मगर उसी टाइम शॉप पर एक कस्टमर आ जाता है और वो ये बैग खरीदने लगता है। ली उस कस्टमर के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये वो बैग ना ले। वो ये बैग अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहता है। दरअसल वो आदमी एक कमिश्नर होता है। उसकी बेटी का नाम चुई होता है। जब ली उसकी बेटी को कन्विंस करने के लिए प्यार से उसकी गालों पर हाथ फेरता है तो कमिश्नर उसको मारने लगता है। वो दोनों घर जाते हैं और रात को ली यू सुंग से कहता है कि वो ऐसा बैग उसे जरूर लेकर देगा। फिर वो सो जाते हैं। अब ली लंच ब्रेक में खाना खा रहा होता है कि चुई उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि एक और ऐसा बैग कहां से मिलेगा। वो ली को साथ ले जाती है। ली थोड़ा फासले पर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अचानक ली को चुई की चीख सुनाई देती है, जैसे वो कहीं से गिर गई हो। ली उसे गिरा हुआ पाता है और वो घबरा जाता है। वो उसे सांस और ब्लड सर्कुलेशन के लिए माउथ टू माउथ देता है और उसकी पैंट लूज कर देता है। पास से गुजरती हुई एक औरत ये सब देख लेती है। ली उससे मदद मांगता है मगर वो औरत कुछ गलत समझकर वहां लोगों को बुला लेती है। अब वो इन्वेस्टिगेशन रूम में है और वहां यू सुंग घर में उसका इंतजार कर रही है। वो अकेली होती है। ये सोचकर बार बार वो जाने का कहता है तो इन्वेस्टिगेटर्स उसे मारते हैं और बाहर खड़े रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर ले लेते हैं। यू सुंग को इंतजार करते हुए पूरा एक दिन गुजर जाता है। अब अगले दिन ली को वहीं लाया जाता है जहां कल चुई मर गई थी। वहां जी संग भी होती है। इंस्पेक्शन स्पॉट की जगह वो सब कुछ दोबारा करके दिखाता है जो उसने कल चुई को बचाने के लिए किया था। वो ठीक से बात नहीं कर सकता, इसलिए सब समझते हैं कि ली ने बच्ची का रेप किया था और वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। जी संग भी काफी कोशिश के बाद ली से नहीं मिल पाती। अब हम देखते हैं ली चीफ वार्डन के सामने खड़ा है। चीफ वार्डन को उसके जुर्म का पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। ली फोन को देखता है और अपनी बेटी से बात करने के गर्ज से फोन की तरफ लपकता है, मगर बाकी वार्डन उसको पकड़ लेते हैं और चीफ वार्डन उसी फोन से उसको मारता है। अब ली को जिस रूम में रखा जाता है उस रूम में 5 और लोग भी थे जो उसकी क्राइम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली पर मर्डर, रेप, अडल्ट्री और किडनैपिंग के केस हैं। रिपोर्ट पढ़कर वो उसे एक तौलिए में बंद करके बहुत मारते हैं। उसी जेल में एक गैंग ली के सेल के लीडर जेंगो को मारना चाहता है। ली उनकी हरकतों से समझ जाता है। जैसे ही वो ग्रुप उन पर हमला करने लगता है, ली आगे आ जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। जेंगो उससे बहुत खुश होता है और सेल में आकर उसकी सारी कहानी सुनता है। उसकी असल कहानी सुनने के बाद सबको यकीन हो जाता है कि ली बेकसूर है। जेंगो उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तो ली सिर्फ अपनी बेटी का नाम लेता है। अब हम देखते हैं कि जेल में चर्च का एक बैंड आया हुआ है जिसमें यी संग भी होती है। वार्डन भी ये शो देख रहा होता है और बच्चों को शो में देखकर वो हैरान होता है, लेकिन मिनिस्टर के बुलाने पर वार्डन वहां से चला जाता है। सेल नंबर 7 का एक प्रिजनर यी संग को एक डब्बे में बंद करके बहुत मुश्किल से सेल में ले आता है। सेल में यी संग और ली एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से गले लगकर रोने लगते हैं। ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बुरा आदमी नहीं है। इतनी देर में यी संग का जाने का वक्त हो जाता है। एक प्रिजनर यी संग को बॉक्स में बंद करने लगता है, लेकिन यी संग ली के साथ रहना चाहती है। जब तक वो उसे राजी करके बाहर लाता है तब तक बैंड की बस वहां से जा चुकी होती है, जिससे वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि यी संग को बाहर कैसे निकालें, जबकि ली और यी संग अपनी ही दुनिया में बहुत खुश होते हैं।
एक दिन काम करते हुए एक प्रिजनर दूसरे साथी को बताता है कि एक रिलीजियस इवेंट डे आने वाला है, हम आराम से यी संग को बाहर निकाल देंगे। एक रात वो सोने लगते हैं कि यी संग ऊंची आवाज में बोल देती है, जिसको सुनकर एक वार्डन को शक हो जाता है और वो वहां आ जाता है। वो खिड़की से सेल के अंदर देखता है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि यी संग प्रिजनर्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। अब इवेंट डे आ जाता है और एक प्रिजनर यी संग को इवेंट वाली जगह ले आता है, मगर वहां पता चलता है कि ये इवेंट चर्च का नहीं बल्कि बुद्धा का है, इसलिए जल्दी से वो उसे वापस सेल में ले आता है। अब ली और यी संग तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाकी प्रिजनर बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी रात वार्डन क्रिश्चियनिटी के इवेंट की पिक्चर देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि एक पिक्चर में तो 3 बच्चे हैं मगर दूसरी पिक्चर में सिर्फ 2 बच्चे हैं। उसे शक होता है तो वो वार्डन को सब रूम की तलाशी लेने को कहता है। वहां सेल नंबर 7 में सब परेशान बैठे होते हैं और जी संग को छुपाने की तरकीब सोच रहे होते हैं। तभी वार्डन रूम की चेकिंग के लिए आ जाता है। जी संग दरवाजे के पीछे छुपी होती है। वो सेल के बाहर से रूम में देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो सेल के नीचे से देखता है तो वो जी संग को ऊपर उठा लेते हैं, मगर वार्डन ऊपर से उसे देख लेता है। अब वो ली को ले जाता है और बहुत मारता है। वो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करवा देता है और जी संग को चाइल्ड केयर में भिजवा देता है। जेल में एक आदमी सेल में आग लगा लेता है, जिसके धुएं से बाकी प्रिजनर्स उठ जाते हैं। एक वार्डन चीफ वार्डन को बुला लेता है। चीफ वार्डन प्रिजनर्स को बाहर निकालता है और पीछे के दरवाजे से प्रिजनर्स के रूम में जाता है, लेकिन वो वार्डन वहां फंस जाता है। बाकी प्रिजनर्स जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन ली चीफ वार्डन को आग में फंसा हुआ देखकर उसे बचाने चला जाता है। चीफ वार्डन को जब होश आता है तो उसे बताया जाता है कि ली ने उसकी जान बचाई और वो खुद भी जख्मी हो गया है। चीफ वार्डन ली को देखता है और कुछ सोच में पड़ जाता है। अब जी संग अपनी टीचर को जेल में अपने फादर से मिलने के लिए कन्वेंस करती है। वो उसे जेल में ले आती है। अब जी संग ली से मिलती है, जिसे वो चीफ वार्डन भी देख रहा होता है। मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है तो वो आवाज बंद कर देते हैं, लेकिन ली दोबारा आवाज खोलकर जी संग को तसल्ली देता है। चीफ वार्डन अपनी फैमिली की पिक्चर देखता है और उन्हें याद करता है। वार्डन को खबर मिलती है कि यी संग हॉस्पिटल में है। वो उसे मिलने के लिए जाता है तो यी संग रोकर उसे कहती है कि उसे भी प्रिजन में डाल दें। अब हम देखते हैं कि एक वार्डन चीफ वार्डन की तरफ से एक गिफ्ट बॉक्स सेल नंबर 7 में देता है। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें यी संग निकलती है। ली उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो चीफ वार्डन का शुक्रिया करने के लिए कुछ स्नैक्स वार्डन के लिए ले जाता है और चीफ वार्डन उससे चुई को मारने की वजह पूछता है। चीफ वार्डन यी संग का स्कूल में एडमिशन करवा देता है और रोजाना ली से मुलाकात भी करवा देता है। अब हम देखते हैं कि चीफ कमिश्नर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से ली का कन्वेंशन लेटर की कॉपी लेता है। केस को स्टडी करने के बाद उसे पता चलता है कि ली को गलत सजा दी गई थी, क्योंकि चुई कमिश्नर की बेटी थी, इसलिए केस को जल्द बंद करने के लिए यह सब किया गया था। जी संग एक बच्चे के पास फोन देखती है और उससे मांग लेती है। चीफ वार्डन स्कूल से उसे ली के पास ले जाता है। वो ली को पढ़ना लिखना सिखाती है। सेल में एक आदमी की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो यी संग उसे अपने बैग से फोन निकाल कर देती है ताकि वो अपनी वाइफ से बात कर सके। बड़ी मुश्किल से मोबाइल पर सिग्नल मिलते हैं। आखिर वो अपनी वाइफ से बात कर पाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हुई है और वो बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद एक वार्डन ली के पास आता है और उसे कहता है कि जल्द ही तुम्हारा ट्रायल होने वाला है, इसलिए उसके साथी सारी कहानी को शुरू से सुनना चाहते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो चुई को फॉलो करते हुए फिसल गया था और उठते हुए उसने चुई की चीख की आवाज सुनी थी। जब उसने देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। उसके सेलमेट उसकी बातें सुनकर हैरान होते हैं कि कैसे कोई नीचे गिरकर मर सकता है। सब सोच में पड़ जाते हैं और सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करने लगते हैं। वो देखना चाहते हैं कि नीचे गिरने से सर पर कैसे चोट आई। वो सारे एंगल्स को देखते हैं। वो कहते हैं कि अचानक जमीन पर गिरने से इंसान अपने बाजुओं की वजह से बच सकता है, मगर चुई तो सीधा सर के बल गिरी थी। पास पड़े हुए पाइप को देखकर एक प्रिजनर बताता है कि बैग के जोर से वो सीधा सर के बल गिरी होगी। एक कैदी पूछता है कि ये किस दिन हुआ था। जब वो डेट बताता है तो उनको याद आता है कि उस दिन बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से उनके शावर में पानी भी नहीं आ रहा था, जिससे साबित होता है कि चुई बर्फ से स्लिप होकर गिरी थी। फिर वो ली के केस में ब्रिक से मारने को देखते हैं और वो ब्रिक के बारे में सोचने लगते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन से सब कुछ सामने आ जाता है और चुई को भी वैसे ही गिरते हुए दिखाया जाता है। मगर एक बात अब भी उन्हें परेशान कर रही होती है कि ली ने आखिर चुई की पैंट क्यों लूज की थी। अब ली सीपीआर के वो सारे स्टेप उनको करके बताता है जो उसने चुई को बचाने के लिए किए थे
उन्हें पता चलता है कि चुई कमिश्नर की बेटी है, इसलिए इन्वेस्टिगेटर पर दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने जानबूझकर ली को इसमें फंसाया था। अब हम देखते हैं कि यी संग ली के सेलमेट को गवाह बनाकर पेश करती है। प्रोसिक्यूटर उनको मुजरिम बोलकर गवाही को इररेलेवेंट कह देता है, जिस पर दोनों कहते हैं कि कोर्ट में कौन सी लॉ है जो कहता है कि हम गवाही नहीं दे सकते, जिस पर सब खामोश हो जाते हैं और प्रोसिक्यूटर भी शर्मिंदा होकर बैठ जाता है। अब यी संग चीफ वार्डन को गवाही के लिए बुलाती है। हम देखते हैं कि चीफ वार्डन पुलिस कमिश्नर के ऑफिस जाता है। वो वहाँ उसे ली के ट्रायल में आने का मौका मांगता है, जिस पर कमिश्नर उसे कहता है, क्या तुमने कभी अपना बच्चा खोया है? तो वो बताता है कि हाँ, उसने भी अपना बच्चा खोया है, वो भी एक कैदी के हाथों। उधर ली के सेलमेट उसको ट्रायल में जाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वो ट्रायल में पूछे जाने वाले सारे सवालों के जवाबों को याद करवाते हैं। वो हर जगह और बार बार ली से सवाल करते रहते हैं ताकि वो अच्छे से जवाबों को याद कर सके, और वो सारे जवाब याद भी कर लेता है। अब वो एक फर्जी कोड बनाते हैं जिसमें वो लफ्ज ब लफ्ज सब सवालों के जवाब दे देता है। अब एक ऑफिशियल लॉयर ली से मिलने आता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हें यी संग की खातिर जुर्म कबूल करना होगा, ऐसे यी संग को अच्छी लाइफ मिल जाएगी। वो उसे कहता है कि पुलिस कमिश्नर बहुत पावरफुल आदमी है, वो यी संग की लाइफ खराब कर देगा। लॉयर वहां से जा रहा होता है कि चीफ वार्डन प्रिजनर्स की साइन पिटीशन उसे देता है, मगर वो उसे रबिश कहकर वहां से चला जाता है। वार्डन उसके पीछे जाता है और ली का कन्फेशन लेटर उसे दिखाता है और उसे कहता है कि ली जैसा मेंटली डिसेबल आदमी ऐसा कन्फेशन लेटर कैसे लिख सकता है। वहाँ ली सवालों के जवाब याद करता है और पुलिस कमिश्नर को उसके रूम में जाते हुए दिखाया जाता है। जब ली को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उससे वही सारे सवाल किए जाते हैं जो उसने याद किए थे, मगर वो चुप बैठा हुआ था क्योंकि उसे कमिश्नर की रात वाली मुलाकात याद आ रही थी, जिसमें कमिश्नर उसे मारता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो वो यी संग के साथ भी यही सब करेगा। ये यादें आने के बाद वो यी संग को बचाने के लिए झूठा कन्फेशन दे देता है। ये सुनकर पूरे कोर्ट में हलचल मच जाती है, सब उसको कोसने लगते हैं, मगर पुलिस कमिश्नर आराम से बैठा हुआ होता है। चीफ वार्डन ऑफिशियल लॉयर को कुछ करने को कहता है, मगर वो कुछ भी नहीं करता। वो प्रोटेस्ट करता है मगर कोई भी उसकी नहीं सुनता। ली बैठे हुए यी संग की हेल्प करने को कहता रहता है। हम देखते हैं कि बड़ी हुई यी संग लॉयर बनकर उसी केस की प्लीड करती हुई नजर आती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता। वो बताती है कि उस वक्त के इन्वेस्टिगेटर ने विटनेस की स्टेटमेंट पर गौर किया था, मगर अक्यूज की स्टेटमेंट नहीं ली गई थी। वो खुद ही स्टेटमेंट लिखकर ली से साइन करवाते थे। वो ये भी बताती है कि उसके माथे पर चोटों के निशान उसकी मौत की वजह नहीं थे, बल्कि उसकी मौत सर का पिछला हिस्सा फटने से हुई थी। इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट के मुताबिक ली ने चुई का गला दबाया था, मगर वो तो उसे सीपीआर दे रहा था। चुई की गर्दन पर भी कोई निशान नहीं था। वो ये सब चीख चीख कर बताती है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वहीं उसके सामने ली को मौत की सजा सुना दी जाती है। वो बेबस खड़ी रहती है और बस देखती रहती है। वो ली को पकड़कर बहुत रोती है। हम पास में देखते हैं कि ली यू संग से मिलता रहता है। चीफ वार्डन ने ली संग को अपने पास रख लिया था। वो उसे रोज ली से मिलवाता था। दोनों की मुलाकातें होती हैं और ली को लेटर्स भी मिलते हैं, लेकिन उसके सेलमेट ली के लिए बहुत परेशान थे, मगर वो शो नहीं करते। उनको पता चलता है कि प्रिजनर्स के लिए एक टैलेंट शो रखा जाएगा। एक प्रिजनर्स को अपनी फैमिली से मिलने भी दिया जाएगा। अब चीफ वार्डन को पता चलता है कि 23 दिसंबर को ली को फांसी दी जाएगी। जब बाकी प्रिजनर्स को पता चलता है तो वो ली को सॉरी के लिए एक हॉट बैलून बनाते हैं। सारे प्रिजनर्स की हेल्प से वो बैलून तैयार होता है। चीफ वार्डन यी संग की टीचर से मिलता है और टैलेंट शो वाले दिन इवेंट ऑर्गेनाइज करने को कहता है और उसे ली की फांसी का भी बताता है। अब सारे प्रिजनर्स इवेंट देख रहे होते हैं। इवेंट खत्म होता है तो वो सब यी संग और ली को बैलून में सवार कर देते हैं। वो दोनों जेल की दीवार की दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो गार्ड्स उनको रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर प्रिजनर्स गार्ड को रोक देते हैं और बैलून के साथ लगी रस्सी दीवार में लगी हुई तारों के साथ फंस जाती है, मगर ली और जी संग बेखबर सीनरी ही को देखते रहते हैं। कुछ दिन बाद जी संग की बर्थडे होती है और उसी दिन ली को फांसी भी देनी होती है। सारे दोस्त यी संग को गिफ्ट देते हैं। ली यी संग को वही वाला बैग देता है। वहाँ की मूवमेंट बहुत इमोशनल हो जाती है। बर्थडे के बाद ली यी संग को चीफ वार्डन के पास छोड़कर जाने लगता है।
तो पीछे जी संग उसके स्पेशल बॉय का वेट करने लगती है, मगर ली वापस मुड़कर नहीं आता, जिसकी वजह से उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। वो रोती हुई ली को आवाज लगाती है तो ली भी रोता हुआ उसके पास आ जाता है। यहाँ सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर बहुत ही रोते हैं। ली रोते हुए सबसे माफिया मांगता है। यहाँ सबकी आंखें भर आती हैं। अब हम कोर्ट में बैठे कमिश्नर को देखते हैं, जहां जी संग अपने फादर को इनोसेंट साबित करने के लिए केस को दोबारा प्लीड करने की अपील करती है। जज एविडेंस को नाकिस बोलते हुए ली को इनोसेंट करार दे देते हैं और केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए रीओपन करते हैं, जिससे कोर्ट में खुशी की एक लहर दौड़ उठती है। मूवी के आखिर में जी संग वहीं खड़ी होती है जहां वायर में एक बैलून फंसा हुआ था। उधर वो छोटी सी जी संग और ली को हॉट बैलून में इमेजिन करती है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।